बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। हम रोज़ नए नए क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है आपके साथ, तो आइए देखें। पहला क्वेश्चन है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसकी प्रोस्पेक्ट्स बताओ। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी प्रोस्पेक्ट्स हमको बतानी है। ठीक है, सिंपल बेटा, जब हम आर्टिफिशियली किसी भी न्यू जीन को सिंथेसाइज कर देते हैं और उसको हम डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, और उस ऑर्गेनिज्म से हम लोग अपने डिज़ायर्ड करेक्टर्स या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो, एक ऐसा मेथड जिसमें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं नए जीन्स और उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है जीनोम में किसी ऑर्गेनिज्म के, और इन सभी मेथड्स में हम डिफेक्टिव जीन्स को बाहर निकाल लेते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। और जब हम डिफेक्टिव जीन बाहर निकाल लें और जो हेल्दी जीन जब हम अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और जब आप कह सकते हो कि पॉजिटिव फीडबैक आनी शुरू हो जाती है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब अचीवमेंट कैसे आई है, क्या क्या हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है बेटा, बड़ा पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए नए प्लांट्स बनाना, नए एनिमल्स बनाना विद स्पेसिफिक करेक्टर, वो करेक्टर जो हमें चाहिए, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम अपनी तरह के प्लांट्स बना पाएंगे, एनिमल्स बना पाएंगे। तो बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। आप सभी को पता है कि हमको जो वूल है, जो ऊन है, वो हमको मिलती है फ्रॉम द शीप की जो स्किन होती है, उसके ऊपर जो बाल उगते हैं, वहाँ से हमें वूल मिलती है। ठीक है, तो अगर हम शीप के जीन्स में चेंजेस ले आएँ और उसकी जो वूल प्रोडक्टिविटी है शीप की 2 to 3 टाइम्स हो जाए, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। इसी तरह को बीटी कॉटन प्लांट, एक ऐसा प्लांट इन्वेंट किया गया जिसके ऊपर कोई कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। यानी हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ चेंजेस करने लग जाएंगे, कर देते हैं प्लांट्स में, एनिमल में, जो पॉसिबल है और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो ये पॉसिबल है जी कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स को चेंज कर सकें अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से सेकंड पॉइंट हमको ये बता रहा है, एक नई तरह का क्योर सिस्टम आ रहा है जिसको जीन थेरेपी बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिपलिंग या डेंजरस हेरिडिटरी डिजीज़ जो होती है, हेरिडिटरी डिजीज़ जो वन जनरेशन टू अनदर फैलती हैं, लाइक हीमोफीलिया हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया हो गया। हीमोफीलिया होता है बेटा जिसके अंदर ना हमारी ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, तो हल्का सा कट लग जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है, और इस तरह के बच्चों का सर्वाइवल रेट तो बेटा 11 से 12 साल से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग आप प्रोटेक्ट कर लोगे, इंटरनल ब्लीडिंग तो हो ही जाएगी ना। अब अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे, वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो हीमोफीलिया हो गया, फिर फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, ये वो डिजीज़ है जिसके अंदर बेटा फिनाइल एनालाइन की डिजीज़ होती है, एक अमाइनो एसिड से लिंक डिजीज है। यानी इसके अंदर जो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड होता है उसकी जगह दूसरा अमाइनो एसिड बनना शुरू होता है, यानी वेलाइन की रिक्वायरमेंट होती है और वेलाइन की जगह फिनाइल एलानाइन बनना शुरू हो जाता है, और इसकी पहचान है ब्लैक यूरिन, ब्लैक कलर का यूरिन आता है। ठीक है, तो उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। सो देख रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग इन बीमारियों को भी क्योर कर सकते हैं जो बीमारियां अभी तक क्योर नहीं हुई थी। इसी तरह एड्स और कैंसर का भी इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। जब बेटा कैंसर और एड्स का इलाज आ गया, ठीक है, और वो इलाज कैसे आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, फिर उसके बाद हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, जीन थेरेपी हो गया, और बायोटेक्नोलॉजी। इन्हीं फील्ड्स के थ्रू इलाज आएगा। अभी रिसेंटली जो वैक्सीन डिस्कवर हुई हैं अपनी कोरोना के अगेंस्ट, वो वैक्सीन भी तो बेटा ऐसी ही बनाई गई हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से।
थर्ड पॉइंट, बेटा जो जीन कोड कर रहे हैं वाइटामिन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया में, ठीक है, इनको भी हम मदद कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग से इन जीन्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बैक्टीरियाज के अंदर, और उनके अंदर हम अपने रिक्वायर्ड वाइटामिन, रिक्वायर हार्मोन्स, इवन आपको पता है इंसुलिन भी तो आजकल ऐसी जनरेट की जाने लगी है। जो ह्यूमन इंसुलिन है जो शुगर पेशेंट्स को दी जाती है, उसको भी तो ऐसे बनाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर जीन डाल दिया जो इंसुलिन जनरेट करता है, और बैक्टीरिया के अंदर से ही जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसके अंदर से इंसुलिन ऑब्टेन कर ली जाती है और उसको अपना लार्ज स्केल पे बेचा जा रहा है। क्योंकि बेटा इस तरह से तो इंसुलिन की तो प्रोडक्शन ही बहुत कम है अगर हम नॉर्मल मेथड से देखें, पर जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी मदद से जो प्रोडक्शन है हाई स्केल पे हो पा रही है। तो ये है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्ट्स। सो कभी भी कहीं पे भी आ जाए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने बुक का ही आंसर लिखना है। आप सिंपल अपने वे में बोलो कि ये वो दिस इज़ द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन, ठीक है, एंड द ट्रांसप्लांटेशन इनटू जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स और रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एम्ब्रियो कल्चर क्या है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दो। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है बेटा, यंग एम्ब्रियो को डेवलपिंग सीड में से निकालना और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करना एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। सो एम्ब्रियो कल्चर क्या है, आपने पेट्री डिश के बारे में आपको पता ना, कांच की डिश होती है। पेट्री डिश में एम्ब्रियो को शिफ्ट कर देना और उसके अंदर मदर लिकर होता है बेटा लिक्विड, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, वो उसको प्रोवाइड करते रहना। और फाइनली जो आप बच्चों का प्लांट है ना बेटा, जो हमारा प्लांट है वो लेबॉर्ट्री में ग्रो किया जाएगा एक एम्ब्रियो से। इसको एम्ब्रियो कल्चर बोलते हैं। प्लांट में से एम्ब्रियो ऑब्टेन कर लेना, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करना। अब प्लांट के एम्ब्रियो ग्रो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है टोटिपोटेंसी, रीजनरेटिंग पावर। तो बेटा प्लांट्स की जो रीजनरेटिंग पावर है ना वो बहुत होती है। अच्छा एप्लीकेशंस देख लें। पहला कुछ प्लांट हैं जिनमें जैसे सिट्रस है, न्यूसेलिस एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। एम्ब्रियोजेनिक कैलस जो हमें ऑब्टेन होता है उसको बहुत सालों तक आप यूज़ कर सकते हो सेलुलर टोटिपोटेंसी के लिए। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं आपको पता है प्लांट में, तभी उनमें रीजनरेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, टोटिपोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक छोटा सा पीस अगर प्लांट का शूट का है, आपके पास रूट का है, उस छोटे से पीस से बेटा पूरा प्लांट ऑब्टेन कर लेते हो। नंबर 2, एम्ब्रियो कल्चर एक बहुत रैपिड मेथड भी है मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे प्लांट्स के लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेथड। फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैन गिव राइज टू नॉन केमिकल म्यूटेंट्स। सोमैटिक एम्ब्रियो कैन बी मेड टू डेवलप सिंगल सेल। तो अगर हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करेंगे तो हमें किस तरह के म्यूटेंट मिलेंगे, जिनमें किसी भी तरह का केमिकल प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा वायरस फ्री प्लांट भी हम इससे बना सकते हो एम्ब्रियो कल्चर से। और मटीरियल एम्ब्रियो, हैप्लॉइड एम्ब्रियो, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड एम्ब्रियो, ये सभी हम एम्ब्रियोजेनेसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर है जी म्यूटेशन ब्रीडिंग के क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला तो ये जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं लीथल होती हैं, इसमें ना ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। एक तो ये बहुत बड़ा हमारे पास एक डेंजर फैक्टर है। अच्छा म्यूटेशन तभी ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अगर वो पर्टिकुलरली पोलन ब्रेन में प्रेजेंट है। अच्छा फिर बहुत सारी म्यूटेशन रिवर्स भी हो सकती हैं जो स्टेबल नहीं होती। अच्छा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर डिज़ायरेबल अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर टू बी एम्प्लॉयड टू गेट अ डिज़ायरेबल अमाउंट। आपको एक बहुत ढेर सारे प्लांट की पॉपुलेशन के अंदर अपने म्यूटेशंस कैरी आउट करनी, तभी जाके आपको आपके रिजल्ट मिलेंगे। और म्यूटेशंस यूजुअली रिसेसिव होती हैं और वो कभी भी बहुत रेयर केसेस में अपने आप को डोमिनेटिंग शो करती हैं, तभी तो इफेक्ट आएगा। रिसेसिव जीन तो दबते ही जाएंगे ना बेटा।
और म्यूटेशन का रेट जो है जी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो रेट है। अच्छा, कुछ म्यूटेशन ब्रीडिंग वैरायटीज़ बताइए, वीट की, राइस की, मेज़ की, बार्ले की। वीट की तो बेटा शर्बती, सोनारा एंड पुसेलर्मा है, सोनालिका भी है, और राइस में रेमी, अटोमिटा 2, और मेज़ में गंगा 5, साबरमती, जगन्नाथ, नवजोत, ये सारी आपकी मेज़ की वैरायटीज़ हैं। फिर है बच्चों बार्ले, एरेक्टॉइड एंड एरेक्टिफेरम वैरायटीज़, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लास ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़। अगर हम जंगली स्पीशीज़ यानी बहुत ज़्यादा जो जंगल में आपको अंदर जाके मिलती हैं, उनके जर्म प्लास को अगर हम कंजर्व करके रख ले तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखो जी, अगर तो इस तरह का जर्म प्लाज्म आपने बचा के रखा है, तो इससे हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट अटैक ना करे, पेस्ट अटैक ना करे, डिजीज़ अटैक ना करे, और जिनमें अनफेवरेबल ग्रोथ को हम रोक पाएँ। दूसरा, द लॉस ऑफ वाइल्ड, अगर हम लोगों ने वाइल्ड प्लांट्स को खो दिया तो उनके साथ ही सारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी खो देंगे, तो यानी जीन पूल को लॉस हो जाएगा, जीन पूल ख़त्म हो जाएगा। तो इस करके भी हमको वाइल्ड लाइफ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जर्म प्लाज्म है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा पोटैटो और शुगर केन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, और इनको भी जर्म प्लाज्म से हम लोग जर्म प्लाज्म के साथ हम इनकी स्पीशीज़ में नए नए करैक्टर ला सकते हैं, जिससे डिजीज़ रेजिस्टेंस आ जाएगी और एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी नहीं होगी। तो हमारे गन्ने की खेती और पोटैटो की खेती बहुत ज़्यादा पैदावार वाली हो सकती है। अब देखो, पोटैटो में एक जीन है जो रेजिस्टेंस होता है वायरस एक्स से। अच्छा, और पोटैटो का लीफ जो होता है उसमें रोल वायरस नाम का, उसमें भी हमारे पास एक एंटी वायरल जीन मिलता है जो हमें एक ऐसी पोटैटो की वैरायटी देता है जिस पे बीमारी नहीं लगती। देखिए, इन पोटैटो जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू पोटैटो वायरस एक्स एंड पोटैटो लीफ रोल वायरस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज सोलनम ओक्यूल। सोलनम ओक्यूल पोटैटो के अंदर हमें अगर वायरस एक्स और लीफ रोल वायरस, दो तरह के वायरस हैं जो पोटैटो को ख़राब करते हैं, अगर हमें इनसे रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें सोलनम ओक्यूल नाम की पोटैटो की वैरायटी यूज़ करनी, जो वाइल्ड वैरायटी है, जो जंगल में मिलती है। तो इससे हमें एक ऐसा जीन ऑब्टेन हुआ जो वायरस एक्स और लीफ रोल वायरस को ख़त्म कर सकता है। तो अगर हम इस तरह के वैरायटी के पोटैटो उगाएंगे तो उसमें वायरस लगेगा ही नहीं। और इसी तरह शुगर केन को भी इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। तो मैं मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब क्या है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो जंगल की वैरायटीज़ हैं, जंगल के बीच में से, डीप जंगल में से प्योर वाइल्ड वैरायटीज़ जो हमें मिल रही हैं, उनमें इतनी अच्छी वेरिएशन होती है कि वो हमारी जो नॉर्मल वैरायटीज़ को सरपास कर जाती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो इन दोनों का अगर हम मिक्सचर ले लें, मतलब जो वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं और जो वैरायटी हमें जंगल से मिलेगी, इन दोनों के मिक्सचर से एक ऐसी नई वैरायटी बनाई जा सकती है जिस पे कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। सो बेटा, ये बायो का लेक्चर भी आज का कवर हुआ आपका। अच्छे से पढ़ लेना, रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।